back to my channel. I hope you all are doing good. So last classes में हमने क्लास 11 की कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस की थी. आज हम कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर से. एक्सपेंडिचर अगर मैं किसी से भी पूछूं तो क्या है, तो कोई भी लेमैन लैंग्वेज में एक्सपेंडिचर बोलेगा कि खर्चा, कि हमने कुछ अमाउंट स्पेंड करी कोई गुड्स या कोई सर्विसेज लेने में. एंड दे आर करेक्ट ऑल्सो, क्योंकि यही मतलब होता है एक्सपेंडिचर का. लेकिन अगर हम अकाउंटिंग कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता तो यही है, लेकिन दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं. ठीक है. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ चाइल्ड नेम गोपाल. ठीक है. अब गोपाल 8th स्टैंडर्ड में था. ठीक है. एंड गोपाल के एग्जाम का लास्ट डे था. तो गोपाल के सारे फ्रेंड्स एंड गोपाल सब बाहर आए, मतलब एग्जामिनेशन हॉल के बाहर. एंड दे वर हैप्पी क्योंकि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ था. सो उन्होंने सोचा कि अभी हमने इतनी मेहनत करी है अपने पेपर के दौरान, तो क्यों ना एक छोटा ब्रेक लेने के लिए इस वीकेंड पे मूवी देखने चलते हैं और रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं. तो सब एग्री हो गए. अब सबको घर जाके अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना था. तो गोपाल भी अपने घर गया. उसकी मम्मा घर पे थी. उसने अपनी मम्मा से, मतलब उसकी मम्मा ने उससे पूछा कि बेटा पेपर कैसा हुआ. तो उसने बोला मम्मा बहुत अच्छा पेपर हुआ. तो उसने मम्मा को बोला कि मम्मा, हमने, क्योंकि हमारे पेपर खत्म हो चुके हैं, तो अब हमने सब डिसाइड किया है सारे फ्रेंड्स ने मिलके कि हम ये कमिंग वीकेंड, जो कमिंग संडे आ रहा है, उस पर मूवी देखने जाना चाहते हैं. तो अब मम्मी ने भी कुछ नहीं बोला, कि मम्मी को पता है इतने टाइम से मेहनत कर रहा था उनका बेटा. तो उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा चलो जाना. तो संडे का दिन आया. गोपाल मम्मी के पास गया और उसने बोला कि मम्मा, मैंने आपको बोला था ना कि आप मूवी देखने जाऊंगा, तो आप उसके लिए पैसे दे दो. तो मम्मा ने गोपाल को 500 रुपीज दिए फॉर वॉचिंग मूवी और हैविंग फूड इन रेस्टोरेंट. तो गोपाल वो पैसे लेके अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया और उसने आने जाने का खर्चा भी करा, मूवी भी देखी एंड फूड भी एंजॉय किया रेस्टोरेंट में. अब गोपाल का ऑफ हो गया था. अब गोपाल के स्कूल्स खुले, तो कुछ लिस्ट ऑफ बुक्स आई जो उसे खरीदनी थी, एंड प्लस उसे कुछ स्टेशनरी चाहिए थी अपने ऑब्वियसली स्कूल रीओपनिंग के लिए. तो गोपाल ने जब देखा तो गोपाल अपनी मम्मा के पास वापस गया और उसने बोला कि मम्मा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है क्योंकि मुझे कुछ बुक्स लेकर आनी है स्कूल की एंड कुछ स्टेशनरी का सामान चाहिए. तो मम्मा ने तो उसको 500 रुपीज दे दिए. तो गोपाल वापस शॉप पे गया और वो स्टेशनरी का सामान प्लस अपनी बुक्स ले आया. ठीक है. अब एकदम से आ गया कोरोना वायरस. आ गया तो लॉकडाउन हो गया. कोई स्कूल्स वगैरह सब बंद हो गए. अब स्कूल्स बंद हो गए तो पढ़ाई हो गई ऑनलाइन शिफ्ट. अब गोपाल का जो फोन था वो आउटडेटेड था, तो उस पे जो सॉफ्टवेयर थे, गूगल टीम्स वगैरह, ये सब नहीं चलते थे. तो गोपाल तो बहुत परेशान हो गया कि मैं अब पढ़ाई कैसे करूंगा. एंड पेरेंट्स वो तो ऑब्वियसली कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी पढ़ाई का लॉस हो, चाहे उन्हें जितना बड़ा खर्चा करना पड़े उसके लिए. तो गोपाल के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हम गोपाल को एक 15,000 रुपीज का मोबाइल गिफ्ट करते हैं. ठीक है. तो वो 15,000 रुपीज का एक मोबाइल ले आए एंड उन्होंने गोपाल को दे दिया और गोपाल बहुत खुश हुआ एंड उसकी क्लासेस नॉर्मल चलने लग गई. अब ये तीनों, अगर मैं खर्चों की बात करूं तो पहली बात तो ये तीनों खर्चे हैं. कोई अमाउंट स्पेंड हो रहा है किसी गुड्स या किसी सर्विसेज को अवेल करने के लिए. ठीक है. 500 रुपए मूवी या फूड को उन्होंने अवेल करने के लिए खर्च किए. 500 रुपीज उसने स्टेशनरी और बुक्स को खरीदने के लिए खर्च किए एंड 15,000 रुपीज मोबाइल को खरीदने के लिए खर्च किए. अब ये मूवी एंड स्टेशनरी एंड ये मोबाइल, इनमें खर्चों में ये जो तीनों खर्चे हैं, इनमें कुछ डिफरेंस है. हाँ, डिफरेंस है. टाइम का एंड वैल्यू का डिफरेंस है. अब देखो, अगर उसने इस संडे ये 500 रुपीज देके मूवी एंड फूड एंजॉय किया है, या वहां 500 रुपीज देके स्टेशनरी एंड बुक्स लेकर आया है, अब ये जो मतलब जो इसके बेनिफिट्स हैं, इसकी वैल्यू है, वो कितने टाइम तक चलेगी. मूवी या फूड जब तक तुम उसे खा रहे हो तब तक तुम खुश हो. उसके बाद अगर तुम्हें वापस वो चीज चाहिए तो तुम्हें
वापस पैसे देने पड़ेंगे। इनफैक्ट अगर तुम बाहर आ गए हो और फिर भी तुम्हें वो वापस खाना चाहिए, तुम्हें वापस रेस्टोरेंट में जाके वापस पैसे देने पड़ेंगे और फिर तुम्हें वापस वो चीज मिलेगी। एंड इफ आई टॉक अबाउट स्टेशनरी एंड बुक्स, तो स्टेशनरी कितने टाइम की लाके रख लोगे? 1 हफ्ता, 15 दिन, कुछ महीने। उसके बाद अगर तुम्हें वो चीज, वो बेनिफिट, वो वैल्यू की चीज चाहिए वापस, तो तुम्हें वापस खर्चा करना पड़ेगा, बार बार खर्चा करना पड़ेगा, रेगुलरली खर्चा करना पड़ेगा। मीन्स जो ये खर्चे हैं वो रेकरिंग नेचर के हैं। रेकरिंग नेचर मतलब बार बार होने वाले खर्चे। अगर मैं इन दोनों खर्चों की बात करूं तो ये रेकरिंग नेचर के खर्चे हैं जो रेगुलरली होते हैं, बार बार होते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट द एक्सपेंस ऑन मोबाइल, जो उसके पेरेंट्स ने उसको मोबाइल खरीद के दिया। अब अगर गोपाल एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है तो कम से कम वो इस खर्चे के बाद, इस मोबाइल पे एक्सपेंस के बाद 3-4 साल तक तो बोल भी नहीं सकता कि उसे नया फोन चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कोई मिस हैपनिंग नहीं होती। प्लस अगर वो अपर क्लास का भी है तो भी आई थिंक 1 या 1.5 2 ईयर्स तो वो भी फोन चलाते ही हैं। तो ये जो खर्चा है थोड़ा बड़ा अमाउंट का खर्चा है, प्लस ये नॉन रिकरिंग नेचर का खर्चा है। बार बार नहीं होगा, रेगुलरली नहीं होगा, कुछ वन टाइम या तो होगा या फिर बहुत टाइम बाद होगा वापस। तो इसको हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग। अब इन्हीं चीजों को हम, इन्हीं खर्चों को हम अकाउंट्स के लैंग्वेज में बोलते हैं रेकरिंग खर्चे, जो बार बार होते रहते हैं। उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। एंड द एक्सपेंसेस जो रेगुलरली नहीं होते हैं, बार बार नहीं होते, कभी कभार होते हैं, वन टाइम या आफ्टर सो मच टाइम, उनको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये तो हो गई एक नॉर्मल लाइफ, तो ये तो हो गई एक नॉर्मल लाइफ की बात कि कौन से खर्चे रेकरिंग नेचर के हैं, बार बार होने वाले, रेगुलर नेचर के, एंड कौन से ऐसे हैं जो नॉन रेकरिंग, बार बार नहीं होते, कभी कभार होते हैं। अगर मैं आपको लेके चलूं बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में नॉन रेकरिंग या कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चे कौन से होंगे? अब अगर बिजनेस करना है तो सबसे पहले तो बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, बिल्डिंग के अंदर मशीनरी लगानी पड़ेगी, फर्नीचर लगाना पड़ेगा, प्लस कंप्यूटर्स लगाने पड़ेंगे, एसी लगाने पड़ेंगे, तो ही तो हम बिजनेस को ऑपरेट कर पाएंगे ना। तो अब क्या मैं रोज बिल्डिंग लेती रहूंगी, आज ये बिल्डिंग में बिजनेस करते हैं, आज इस बिल्डिंग में, आज इस बिल्डिंग में, आज इस बिल्डिंग में? नहीं। मैं रोज फर्नीचर चेंज करती रहूंगी? नहीं। मैं रोज मशीनरी वापस इंस्टॉल करती रहूंगी, ये बेच के आज मैं ये मशीनरी ले आती हूँ, आज ये मशीनरी ले आती हूँ? नहीं। मैं रोज अपने कंप्यूटर चेंज करूंगी? नहीं। मैं रोज अपने एसी चेंज करूंगी? नहीं। तो मतलब ये जो सारे खर्चे हैं वो कभी कभार होंगे या वन टाइम होंगे, लेकिन जो इनका बेनिफिट है वो मुझे लॉन्गर पीरियड में मिलेगा। ठीक है। ये जो सारे खर्चे हैं ये मेरी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, एंड प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो मेरी कैपिटल बढ़ेगी। इसलिए इन खर्चों को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं रेकरिंग, रेगुलर खर्चों की जो बार बार होते हैं, वो बिजनेस में क्या होंगे? अब मैंने बिल्डिंग ले ली, मशीनरी ले ली, ये सब ले लिया, उसके बाद एक प्रोपराइटर है, सपोज मैं ही बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर लूंगी? नहीं करूंगी, मैं स्टाफ रखूंगी। ठीक है। गुड्स अगर मुझे बनाने हैं तो मैं कुछ लेबर रखूंगी, लेबर को वेजेस दूंगी, स्टाफ को सैलरी दूंगी, उसके बाद अगर गुड्स लेके आऊंगी और उनका रॉ मटेरियल परचेज करूंगी। ठीक है। उसके बाद जिस बिल्डिंग में ऑपरेट कर रही हूँ वहां का रेंट भरूंगी। तो ये तो मुझे हर महीने करने ही पड़ेंगे ना। अगर मेरे को कोई डेट्स मैंने बांध रखी है अपने वर्कर्स या अपने स्टाफ के साथ, उस डेट पे मुझे उन्हें सैलरी देनी ही पड़ेगी, वरना वो छोड़ के चले जाएंगे। रेंट देना ही पड़ेगा, बार बार करना ही पड़ेगा। ये खर्चा रेगुलर नेचर का खर्चा होगा, रेकरिंग नेचर का खर्चा होगा। तो इन खर्चों को हम बोलते हैं
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो मतलब ये रेकरिंग नेचर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए, एंड जो खर्चे कभी कभार होते हैं और हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं उनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं कि इतना तो कमाएंगे। अब अगर मैं स्टाफ को सैलरी नहीं दूंगी तो मेरा स्टाफ चला जाएगा, स्टाफ चला जाएगा तो काम कौन करेगा, तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाएगी ना। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा वो मेरी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करेगा और उसका बेनिफिट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहेगा। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा और उसका बेनिफिट मुझे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में मिलेगा, ठीक है। सो अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं रिसिप्ट की। रिसिप्ट मतलब क्या होता है? पैसों का आना, बिजनेस में किसी भी सोर्स से पैसों का आना। जैसे एक्सपेंडिचर दो तरीके के हमने बोल दिए थे, एक कभी कभार होते हैं और एक बार बार होते हैं। वैसे रिसिप्ट भी तो दो तरीके की होंगी ना, एक होंगी कैपिटल रिसिप्ट एंड एक होगी रेवेन्यू रिसिप्ट। अब हमने क्या बोला यहाँ पे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जो बार बार होते हैं, रेगुलरली होते हैं, रेकरिंग नेचर के होते हैं। तो अगर मैं बात करूं रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो वो भी तो वही हो गई ना। वो रिसिप्ट, वो पैसों का बिजनेस में आना जो बार बार होता है, हर दिन या हर वीक या हर महीने, ऐसी जो भी रिसिप्ट होंगी, ऐसी जो भी पैसों का आना होगा बिजनेस में जो रेकरिंग नेचर की होंगी, उनको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। तो मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई रेकरिंग नेचर की रिसिप्ट। तो अगर मैं बात करूं कि एक बिजनेस में पैसा कहां कहां से आता है, तो पहली बात तो क्या, ऑब्वियसली बिजनेस में गुड्स वो बेच रहा है और खरीद रहा है। तो अगर अब मैं बात करूं कि बिजनेस में पैसा आता कहां से है, तो पहली बात तो हो गई गुड्स, जो गुड्स वो खरीद के ला रहा है उसको बेचता है, तो पैसा आता है ना बिजनेस में। और दूसरा क्या हो गया, सपोज उसकी बिल्डिंग है, कोई एक्स्ट्रा वेकेंट बिल्डिंग पड़ी हुई है जिसमें उसने सोचा था कि वो एक्सपैंड करेगा तो उसमें भी अपना ऑफिस खोलेगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वो वहां पे काम नहीं कर रहा, तो उसने वो बिल्डिंग रेंट पे दे दी। ऐसे ही उसकी 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, 3 फ्लोर से वो काम करता है, एक नहीं होता तो उसने वो रेंट पे दे, तो वहां से भी कुछ पैसा आएगा ना, कुछ कमाई होगी ना उसकी, ठीक है। और क्या हो सकता है, उसके पास कुछ कैश पड़ा था, उसने बैंक में जमा करा दिया, तो वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर उसने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, शेयर में पैसा लगा दिया, तो उसको वहां से डिविडेंड मिल रहा है। तो ये सारे पैसे बिजनेस के ही है ना, बिजनेस में ही आ रहे हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो रिकरिंग रिसिप्ट होती हैं उसमें जो पैसे आते हैं वो 2 सोर्सेस से आते हैं। पहला तो क्या हो गया कि थ्रू गुड्स पैसे आ रहे हैं, कि मतलब जो वो अपना गुड्स मतलब क्या होता है, जिसमें बिजनेस डील कर रहा है उसको बेच के पैसे कमा रहा है। और दूसरा क्या हो गया, अदर देन गुड्स के सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको क्या बताया कि इंटरेस्ट उसको मिल गया, या रेंट मिल गया, या डिविडेंड मिल गया, ठीक है। पर ये है सारे रेकरिंग नेचर के। गुड्स भी वो हर महीने हर दिन सेल करेगा, पैसा आएगा। इंटरेस्ट भी हर महीने आएगा ही, रेंट भी हर महीने आएगा ही, डिविडेंड भी हर महीने आएगा ही, ठीक है। तो ये रेकरिंग नेचर का खर्चे हो गए। अब अगर मैं बात करूं कैपिटल रिसिप्ट की, तो रिसिप्ट मतलब तो क्या, पैसों का आना। कैपिटल मतलब क्या था, जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, उन चीजों को बेच के हमारे पास पैसा आना। अगर मैं इसका मतलब बताऊं, अब हमारी अर्निंग कैपेसिटी को कौन बढ़ाता है, हमारे असेट्स, हमारी प्रॉपर्टी जो हमने ओन कर रखी है, हमारी बिल्डिंग, हमारी मशीनरी, हमारे फर्नीचर, कंप्यूटर, एसी, कार, जो भी बिजनेस में असेट्स हैं, उनको बेच के जो पैसा आता है वो होगा कैपिटल रिसीट का। अब अगर मेरे को अपनी मशीनरी बेचनी है या मुझे अपना फर्नीचर बेचना है, रोज रोज बेचती रहूंगी नहीं ना, तो ये पैसा जो मेरे पास आएगा, ये रिसीट जो मेरे पास आएगी,
वो कभी कभी आएगी, बार बार नहीं आएगी, रेगुलर नेचर की नहीं है, नॉन रेकरिंग नेचर की है। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। दीज आर ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं प्रॉफिट, इनकम एंड गेन का। बहुत सिमिलर वर्ड्स लग रहे होंगे ना, लेकिन नहीं, सिमिलर नहीं है, डिफरेंस है, डिफरेंस समझो। प्रॉफिट हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं? मैंने गुड्स इतने का खरीदा, इतने का बेचा, और जो बीच का मार्जिन है वो मेरा प्रॉफिट है। तो अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट किससे रिलेटेड हो गया? गुड्स से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें बिजनेस डील कर रहा है उसमें रिलेटेड। फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर को क्या कॉस्ट आई, कितने में उसने खरीदा और कितने में सेल कर दिया, उसके बीच का जो मार्जिन, प्रॉफिट। ठीक है, अगर स्टेशनरी का बिजनेस है तो जितने की स्टेशनरी आई, जो कॉस्ट करी और जितने में सेल कर दी, उसके बीच का मार्जिन, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या हो गया? जो कमाई हमें गुड्स पे आ रही है। ठीक है, उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट। अब फॉर एग्जाम्पल हमें गुड्स पे रिसीव हुए 500 रुपीज। ठीक है, और मैंने गुड्स पे स्पेंड किए थे। गुड्स पे स्पेंड करना क्या था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये बार बार करूंगी, हर महीने करूंगी, हर 15 दिन में करूंगी। तो समझो मैंने गुड्स पे अपने एक्सपेंडिचर किया 300 रुपए का, तो 500 रुपए मुझे गुड्स पे मिले और 300 रुपए मैंने स्पेंड किए। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट कितना होगा? 500, मतलब जितना मिला, और स्पेंड कितना किया था? खरीद के क्या लाई थी, मुझे कॉस्ट क्या पड़ी थी? 300 रुपए। तो 200 रुपए क्या हो गया मेरा? प्रॉफिट। अब अगर मैं बात करूं मेरे बिजनेस में एक अकाउंटिंग पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम में 500 रुपए तो गुड्स की कमाई आई एंड 500 आई मेरे पास, कमाई हुई मेरी थ्रू इंटरेस्ट या रेंट, या मैंने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था, उससे डिविडेंड मिला है। अब अगर अब मुझे बतानी हो कि मेरी इनकम कितनी हुई, टोटल बिजनेस में मेरी इनकम कितनी हुई, तो मुझे क्या करना होगा? अपने टोटल जितने मेरे पैसे आए हैं एंड टोटल जितने पैसे गए हैं उनको माइनस कर दूंगी, तो मुझे पता लग जाएगा मेरी क्या इनकम है। अब याद रखना टोटल। ठीक है, प्रॉफिट में हम सिर्फ गुड्स के रिलेटेड जो हमारे पास पैसा आया और पैसा गया उसको देखते हैं, लेकिन इनकम में हम अपनी टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंसेस को देखते हैं, और जो ऊपर का फायदा होता है वो होती है हमारी कमाई, जिसको हम बोलते हैं इनकम। तो अगर मैं बात करूं इसमें हमारे टोटल रिसीट्स कितनी है? 500 फ्रॉम गुड्स एंड 500 फ्रॉम अदर देन गुड्स, दैट इज इंटरेस्ट, रेंट एंड डिविडेंड। तो अगर मैं अपनी टोटल यहाँ पे रिसीट्स की बात करूं तो वो हो गई 1000, और टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं? 300। तो मेरी इनकम क्या हो गई इस केस में? 700 रुपीज। ठीक है, सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि प्रॉफिट होगा जो गुड्स पे होगा। ठीक है, जब हम गुड्स के ही जो रिसीट आई है उसमें से गुड्स की कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। एंड इनकम होगी जो हमारी टोटल रिसीट, जिसमें गुड्स और अदर देन गुड्स टोटल रिसीट, जो बिजनेस में टोटल पैसा आया है पर माइंड सिर्फ रेवेन्यू नेचर का। ठीक है, कैपिटल रिसीट की अभी बात करते हैं, डोंट वरी। सो रेवेन्यू से, रेवेन्यू नेचर से, रिकरिंग नेचर से जो भी पैसा बार बार आ रहा है एंड जो पैसा बार बार जा रहा है, जब उसको माइनस कर देते हैं तो हमारी आ जाती है बिजनेस की इनकम, उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड की। अब क्या बचा? कैपिटल एक्सपेंडिचर बच गया एंड कैपिटल रिसीट बच गया, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया इसके अंदर। तो अब और यहाँ पे गेन बच गया। तो कनेक्ट कर पा रहे हो? तो मतलब गेन किससे रिलेटेड है? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट से। अब समझो मैंने अपने बिजनेस में जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने एक मशीनरी खरीदी फॉर ₹1 लाख। अब मेरी मशीनरी खराब हो गई तो मैंने सोचा मुझे वापस और खरीद लेनी चाहिए।
तो अब मैंने सोचा कि इसका क्या करूंगी, पहले इसको बेच देती हूँ और फिर देखती हूँ कितना पैसा शॉर्ट पड़ रहा है, उससे लेके मैं और मशीनरी खरीदूंगी। तो मैंने मशीन को सेल करा, मशीन को सेल कर दिया तो मेरे पास पैसा आया। कौन सी पैसा आया, तो या तो कैपिटल रिसीट है रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट होगी, नहीं बार बार आएगा मेरे पास पैसा, हर दिन मैं अपनी मशीन बेचूंगी मेरे पास पैसा आएगा, नहीं। अपने असेट्स को बेचने से जो पैसा आता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट, बिकॉज इट इज ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, बार बार नहीं आएगा। तो मतलब मेरे पास मशीनरी सेल से अमाउंट आया 1,25,000, 1,25,000। अब मैं तो बहुत खुश कि मुझे प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बोलेंगे इसको। मैंने अभी क्या बोला कि प्रॉफिट हम किसको बोलते हैं, जो गुड्स के कंटेक्स्ट में होता है, गुड्स पे जो हमें ज्यादा इनकम मिलती है, हमें कुछ पैसा ऊपर से मिलता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो इसको क्या बोलेंगे, है तो प्रॉफिट ही ना, कुछ कमाई हो गई ऊपर से, लेकिन इसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं गेन। ठीक है, सो गेन किस पे हो गया, कैपिटल थिंग्स पे, मतलब कैपिटल रिसीट में से जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गेन। सो अब ये तो बात हुई कि पैसे ज्यादा आ गए, कॉस्ट हमारी कम लगी और पैसे ज्यादा हो गए तो हमने उसको नाम दे दिया गेन का। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मशीनरी खरीदी 1 लाख में है लेकिन बिक वो रही है 70,000 में, उससे ज्यादा पैसे मार्केट में कोई दे नहीं रहा, उसकी अब कीमत ही इतनी रह गई है मार्केट में। अब मुझे तो मशीनरी बेचनी है क्योंकि मुझे दूसरी मशीनरी खरीदी है अपने बिजनेस के लिए। तो जब मैं ज्यादा अमाउंट में खरीद रही हूँ और कम अमाउंट मुझे उसके लिए मिल रही है तो मेरे को कुछ कम पैसे मिले ना, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लॉस। तो लॉस होगा या तो हमें कम पैसे मिले या पैसे मिले ही ना। अब मिले नहीं मतलब क्या हो गया, मशीनरी फायर में जल ही गई, मिलेगा कुछ पैसा, नहीं मिलेगा। गुड्स लिए थे गोडाउन में रखे थे कि उसे बेचेंगे पैसा मिलेगा, लेकिन चोर चुरा के ले गया, पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो ये सब क्या हो गए बिजनेस के लिए लॉसेस, कि जिनके लिए या तो जितना स्पेंड किया उससे कम रुपए मिले या फिर कुछ मिला ही नहीं, कोई बेनिफिट ही नहीं मिला उससे, वो हो गए हमारे लॉसेस। सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हो। एक बार वापस क्विक रिवीजन देती हूँ। एक्सपेंडिचर मतलब पैसों को खर्च करना, अगर हम पैसों को बार बार खर्च नहीं करेंगे, नॉन रिकरिंग नेचर के खर्चे होंगे वो, ठीक है, तो उनको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे हम अपनी मशीनरी, अपने फर्नीचर, इन सबको अपने असेट्स को मतलब खरीदने के लिए करते हैं, वो सब हो गए कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। उसके बाद बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो रेकरिंग नेचर के खर्चे, बार बार होने वाले खर्चे जो रेगुलरली होंगे, और ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करके रखेंगे। उसके बाद बात करें रिसिप्ट की, तो जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 तरीके के, वैसे रिसिप्ट भी 2 तरीके की। कैपिटल रिसिप्ट मतलब असेट्स को बेचने से जो पैसे आ रहे हैं वो सारे कैपिटल रिसिप्ट हो गई, और रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो बिजनेस में वैसे इनकम्स हो रही है अदर देन असेट्स को बेचने से, ठीक है, जो रेगुलर नेचर की है, रेकरिंग नेचर की है। अब उसमें या तो गुड्स से भी आ सकते हैं या फिर अदर देन गुड्स, जैसे बिजनेस ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अपनी कोई बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है, उससे जो खर्चे होंगे। अब प्रॉफिट मतलब वो हमारा फायदा जो हमें गुड्स पे हो रहा है, जैसे हमने गुड्स जितने के खरीदे और सेल करे उसके बीच में जो हमारा मार्जिन है वो हो गया प्रॉफिट। इनकम जो हमारे टोटल रेवेन्यू में से, टोटल रिसीट्स में से ये टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो हमारे बिजनेस की आती है इनकम। एंड गेन होता है जो हमारी कैपिटल थिंग्स पे होता है, जैसे असेट्स को बेचने से जो हमें प्रॉफिट हो रहा है उसको हम गेन बोलते हैं। और लॉस क्या हो गया, अगर उसमें हमें कम पैसे मिल रहे हैं या पैसे मिल ही नहीं रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं मशीनरी 1 लाख की खरीद के 70,000 की बेच रही हूँ तो मेरे को कम पैसे मिल रहे हैं, 30,000 का लॉस हो गया। ऐसे ही अगर मेरे गोडाउन में गुड्स पड़े हैं, उनमें आग लग गई या वो चोरी हो गए तो मेरे को उससे कुछ बेनिफिट मिला ही नहीं, तो वो भी मेरा लॉस हो गया। सो आई होप आपको आज की क्लास समझ आ गई हो।
अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा. आई मेक श्योर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.